Namaste Gurukulians. Hope you are doing well at home. Today we are going to start the second video, that is part 2 of chapter number 18, that is body fluids and circulation of class 11th biology. ठीक है, जो हमारी पहली वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो, उसके अंदर हमने किया था ब्लड के बारे में सारी स्टडी करी थी. डिफरेंट टाइप, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड विच इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. तो वो हमने डिटेल में करी. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की फर्दर डिफ्रेंशिएशन क्या थी, प्लस तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स, तीनों को हमने डिटेल में किया था और लास्ट में तीनों के अंदर डिफरेंस भी किया था. वो वीडियो काफ़ी लंबी बन गई थी, 1 घंटा 20 मिनट के अराउंड थी. तो पर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी वो, क्योंकि वो आपका बेसिक है, आपने प्रीवियस क्लासेज में, छोटी क्लासेज में ही पढ़ा हुआ है. तो अब उसी को हम एक्सटेंड करते हैं. ब्लड टॉपिक चला हुआ था हमारा, तो उसी को एक्सटेंड करते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू ब्लड इज़ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. ठीक है, ये टॉपिक जो है ये आपका ऑलरेडी मैंने 5th चैप्टर जो था आपका, उसके अंदर मल्टीपल एलिलिज्म वाली चीज़ बताई थी. उसके अंदर मैंने आपको बताया था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में. तो उसी को थोड़ा सा रिपीट करना है. वैसे तो आप कर सकते हो उसी वीडियो से, फिर भी मैं फटाफट यहाँ पे एक बार रिपीट कर दूँगा उसको. तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, या इसको बोल देते हैं ABO ग्रुपिंग. ABO ग्रुपिंग. ये दी किसने थी? गिवन बाय साइंटिस्ट का नाम है आपका कार्ल लैंडस्टीनर. कार्ल लैंडस्टीनर. ठीक है, सो इसने दिया ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम ने क्या बोला कि ऑन द सरफेस ऑफ RBC, सरफेस ऑफ RBC किससे बनी होगी? मेम्ब्रेन से. सो मान लो अगर हम बोलते हैं कि ये RBC है, ठीक है, सरफेस व्यू से देखते हैं हम. सो दिस इज membrane of RBC and there are some glycoproteins which are present on surface. ठीक है, glycoproteins which are called as antigens. ठीक है, अब ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो किस टाइप के प्रेजेंट हैं? देर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटीजेंस विच आर आइडेंटिफाइड बाय कार्ल लैंडस्टीनर. दोज वर एंटीजन A एंड एंटीजन B. अगर आपने शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो हम एंटीजन को हरदम AG से डिनोट करते हैं. ठीक है, और एंटीबॉडी को हम AB से डिनोट करते हैं. तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं कहीं वीडियो में आपको दिखाई दे कि मैंने AB लिख दिया या AG लिख दिया, तो आप समझ जाओगे कि AG मीन्स एंटीजन की बात हो रही है और AB मीन्स एंटीबॉडी की बात हो रही है. तो अब इस RBC के सरफेस के ऊपर किस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है? वो A टाइप का है या B टाइप का? उस बेसिस पे, या वो प्रेजेंट है भी या नहीं भी है, या दोनों प्रेजेंट हैं या दोनों एब्सेंट हैं. तो इस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही हैज सजेस्टेड 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स. तो एंटीजन तो हो गए आपके RBC के सरफेस के ऊपर. और ये RBC कहाँ फ्लो करती है? आपकी ब्लड वेसल के अंदर फ्लो कर रही है. ये सारा ब्लड है. तो RBC को छोड़ के जितना लिक्विड पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा. तो जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडी हरदम कहाँ मिलेंगी आपको? प्लाज्मा के अंदर. और एंटीजन कहाँ मिलेंगे? RBC की सरफेस के ऊपर. पर दोनों के दोनों कहाँ हैं? दोनों कंपोनेंट हैं आपके ब्लड के. और ब्लड किसके अंदर फ्लो कर रहा है? ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, आर्टरीज, वीन्स के अंदर. ठीक है, तो antigen will be present on surface of RBC membrane while antibodies will be present in
प्लाज्मा पार्ट, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो डायरेक्टली वो टेबल बनाता हूं मैं यहाँ पे, सेम टेबल आपने उस चैप्टर में, 5th चैप्टर में भी देखी थी। वहाँ पे हमने एलील्स की फॉर्म में बात करी थी, IA, IB, ठीक है। यहाँ पे हम एलील्स की बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट कॉलम इज ब्लड ग्रुप, कि किस टाइप का ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप हमारे पास 4 होंगे, A, B, AB एंड O। अब जो हमने ब्लड ग्रुप का नाम दिया है वो दिया है हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ एंटीजन विच इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। मतलब अगर किसी के अंदर ए टाइप का एंटीजन है तो हम ब्लड ग्रुप मान रहे हैं ए, बी टाइप का एंटीजन है तो ये आपका सेम टू सेम चलेगा ए बी। इसमें ए एंड बी बोथ दोनों टाइप के एंटीजन हैं, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप। यहाँ पे नन, कोई भी एंटीजन नहीं था, देयर इज एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस, एनी टाइप ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अब करते हैं इसके एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। तो अब ध्यान से देखो कि हम कह रहे हैं किसी की ब्लड की जो आरबीसी की सरफेस है उसके ऊपर ए एंटीजन है, तो वो हरदम जो दूसरे टाइप का एंटीजन होगा बी, उसके अगेंस्ट उसके अंदर एंटीबॉडीज मिलेंगी। मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर एंटीजन तो ए वाला होगा, पर एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट होंगी? बी के अगेंस्ट। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, इस ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में क्या होगा? एंटी बी। सो एंटीबॉडीज विच आर अगेंस्ट बी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बी के अंदर क्या होगा? एंटी ए होगा। ए बी के अंदर देखो यहाँ पे एंटीजन दोनों टाइप के हैं, तो यहाँ पे एंटीबॉडीज कुछ भी नहीं होगी, नील, नन। और यहाँ पे एंटीजन है ही नहीं, तो यहाँ पे एंटीबॉडीज क्या होंगी? दोनों टाइप की एंटीबॉडीज होंगी। सो बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। ABS एंटीबॉडीज। सो ये ABS आपका गाड़ी वाला ABS नहीं है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। सो ये ABS में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ एंटीबॉडीज के लिए। सो एंटीबॉडीज होगी इस टाइप की। अब ये जिसका ब्लड ग्रुप होगा वो किस से ले सकता है ब्लड, ठीक है। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, किससे ले सकता है ब्लड? जो भी ब्लड ग्रुप होगा उसका खुद का, मान लो ए ब्लड ग्रुप है तो वो ए से तो ले ही सकता है, बी से ले सकता है नहीं, क्योंकि बी से रिलेटेड उसके पास क्या है? एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। जब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं तो जब बी वाला अगर हम इसके अंदर डाल दें, इसको दें पर्सन को हम ब्लड, तो बी के अंदर एंटीजन थे बी और उसके लिए एंटीबॉडीज ए के अंदर वैसे ही प्रेजेंट हैं। ये एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करेंगे? आपस में रिएक्शन करेंगी, तो आपका क्या होगा? क्लम्पिंग या डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये बी से नहीं ले सकता ब्लड। किस से ले सकता है और ब्लड? ये ले सकता है ओ से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो एंटीजन है ही नहीं। जब उसके अंदर एंटीजन है ही नहीं तो बेसिक यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगी। तो ए
एंड ओ से ब्लड ले सकता है। ऐसे ही बी के अंदर या तो बी से ले सकता है या ओ से ले सकता है। अगेन सेम वही चीज़, क्यों ले सकता है? क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीजन है ही नहीं उसके पास, तो रिएक्शन कहाँ से होगी? अब देखो, ये ओ ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ओ को तो दे ही सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हम ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोल सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। ये इसको भी देगा, इसकी सिचुएशन अभी बता देता हूं। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसके अंदर एंटीजन तो दोनों टाइप के हैं, एंटीबॉडीज नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? या तो ए बी वाला ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है। जब इसके अंदर एंटीबॉडीज है ही नहीं, किसी भी टाइप के एंटीबॉडीज नहीं है, तो कोई भी एंटीजन आ जाओ, चाहे वो ए वाला आ जाए चाहे वो बी वाला आ जाए, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोएगुलेशन होगी ही नहीं। तो ए बी से तो लेगा ही लेगा, क्योंकि वो तो खुद का ब्लड ग्रुप है। ए से भी ले सकता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट हैं, जबकि ए के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, पर इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है इसके अंदर, तो ये ले सकता है इससे। ऐसे ही बी के साथ है और ऐसे ही ओ के साथ है। तो ये ब्लड ग्रुप हैं जिससे ये ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, ब्लड। अब देखो, ए बी ब्लड ग्रुप चारों से रिसीव कर सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट ये सबसे ले सकता है और ये सबसे सबको दे सकता है। सो ओ देखो, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी और इसको भी। पर ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो सबसे ले सकता है पर दे नहीं सकता किसी को। तो यहाँ पे हम दूसरा कॉलम क्या बना सकते हैं? कैन डोनेट। किसको दे सकता है? कैन डोनेट ब्लड टू। ये सेम इसी से रिलेटेड है, आप बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं तो इसी से काम चल जाएगा आपका। सो कैन डोनेट ब्लड टू, किसको डोनेट कर सकता है ए ब्लड ग्रुप? या तो ए को करेगा, ठीक है, ओ को तो नहीं कर सकता, तो ये किसको कर सकता है डोनेट? ए बी को। ए बी इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, वो सबसे ले सकता है, तो ए बी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बी वाला, बी को तो दे ही सकता है, ए बी को भी दे सकता है। ए बी को तो दे ही सकता है और किसी को नहीं दे सकता। सो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ये सिर्फ लेता है सबसे, देगा सिर्फ ए बी वाले को, ठीक है। और फोर्थ वाला बच गया आपका ओ ब्लड ग्रुप। ओ को हम बोल रहे हैं यूनिवर्सल डोनर, तो ये किसको डोनेट कर सकता है? इट कैन डोनेट टू चारों टाइप। तो इसके अंदर लिख देंगे हम ए बी एंड ओ, चारों टाइप को ये डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोला गया है। और ये चारों से ले सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला गया है, ठीक है। आई होप आपको ये टेबल समझ में आई होगी। तो बड़ी सिंपल सी है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि जिसके पास एंटीजन है और उसके अगेंस्ट दूसरी एंटीबॉडीज़ हैं, तो एंटीजन और एंटीबॉडी का जब भी आमना सामना होगा तो हरदम क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी, उससे आपकी कोएगुलेशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने इसी में बता दी हैं आपकी टेबल के अंदर। इसका थ्योरेटिकल पार्ट आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, पढ़ना है तो आपने, अदरवाइज मोस्टली चीज़ यहीं से क्लियर हो जाएंगे आपको। तो एक तो एंटीजन हमने बात करी ए एंड बी, अब एक दूसरे एंटीजन की बात करेंगे हम।
दूसरा एंटीजन है आपका RH एंटीजन। ये फर्स्ट टाइम मिला था आपका रीसस मंकी में और उसी से इसका नाम ले दिया हमने RH, यहां से उठाया ये नाम RH। ठीक है। सो रीसस मंकी के अंदर जो RBC थी, RBC की सरफेस के ऊपर ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करे गए थे। तो जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके अराउंड, खासकर इंडियन पॉपुलेशन की बात करें, 85% पॉपुलेशन जो है, स्पेसिफिकली हम लिख देते हैं इंडियन पॉपुलेशन, वो आपकी RH पॉजिटिव है। मतलब देखो ये क्या है, एक एंटीजन है। अगर हमारी RBC के अंदर A और B के अलावा RH एंटीजन प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव होगा वो पर्सन, अगर वो नहीं है तो वो RH नेगेटिव होगा। सो जो बाकी 15% है पॉपुलेशन वो है आपकी RH नेगेटिव। सो इसको क्या लिख सकते हैं हम, प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन ऑन RBC मेम्ब्रेन या RBC सरफेस। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं एब्सेंस। ठीक है, तो जो हम अपना ब्लड ग्रुप बोलते हैं कि भाई ए बी या O, उसके अंदर हम प्लस और माइनस भी करते हैं, जैसे B पॉजिटिव B नेगेटिव। तो B पॉजिटिव क्या है, वो ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसकी RBC की सरफेस के ऊपर B टाइप का एंटीजन है एज वेल एज RH एंटीजन भी प्रेजेंट है। और अगर मैं बोलूँ B नेगेटिव तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर B टाइप का एंटीजन तो प्रेजेंट है पर RH एंटीजन की एब्सेंस है, इसलिए उसको बोल दिया B नेगेटिव। एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो ठीक भी आ रही है कि नहीं। हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, ये दो टाइप का आपके एंटीजन की बात हुई अभी। अब इससे रिलेटेड एक डिजीज आती है। सबसे पहली बात क्या कि अगर कोई पर्सन वो RH नेगेटिव है, ठीक है, और इस पर्सन को किसी बंदे ने ब्लड डोनेट कर दिया, ब्लड डोनेट, और वो पर्सन था आपका RH पॉजिटिव, मतलब इस बंदे के अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट था जिसने डोनेट किया, पर जिसको डोनेट किया उस रिसीवर के पास RH एंटीजन नहीं था ब्लड के अंदर RBC के ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा, इस पर्सन का जो रिसीवर होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना है आपने, जो रिसीवर होगा उस रिसीवर के अंदर RH एंटीजन नहीं था, पर RH एंटीजन अब आ गया उसके अंदर, किसकी वजह से, इस बंदे ने जो डोनेट किया ब्लड उसके अंदर था। तो जैसे ही ये RH एंटीजन इसके अंदर आया तो ये क्या करेगा, इट स्टार्ट्स मेकिंग एंटी RH एंटीबॉडीज। ठीक है, मतलब इसके अंदर नहीं थी RH, पर डोनेट जिसने किया उसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर आ गया। अब जैसे मान लो, मैं सिंपल उससे बता रहा हूँ, मेरा मान लो B नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, तो जब मुझे ब्लड की ज़रूरत थी तो किसी B पॉजिटिव वाले बंदे का ब्लड ग्रुप दे दिया मुझे। मेरे अंदर तो RH नेगेटिव था, नेगेटिव एंटीजन नहीं था, उसके अंदर था। तो जब उसने ब्लड मुझे दिया तो मेरे ब्लड ने क्या किया, मेरे ब्लड ने उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने स्टार्ट कर दी। तो मैं रिसीवर था तो मेरी बॉडी ने बनानी स्टार्ट कर दी एंटी RH एंटीबॉडीज। सो दीज आर द एंटीबॉडीज विच आर अगेंस्ट RH एंटीजन। इन टर्म्स का जरूर मतलब समझ लेना, ये रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आई कि अगर नहीं है किसी के अंदर RH एंटीजन और वो बाहर से आ गया तो उसके अगेंस्ट इसकी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, और ये एंटीबॉडीज अल्टीमेटली क्या करेंगी, उस एंटीजन के साथ रिएक्शन करेंगी। रिएक्शन करी तो क्या होगा, जिस बंदे ने मुझे ब्लड दिया वो तो दे के चला गया, पर मेरी बॉडी के अंदर क्या होगी, क्लम्पिंग, कोएगुलेशन या एग्लूटिनेशन ऑफ RBC हो जाएगी। तो मेरी जो RBC है वो डिस्ट्रक्शन, RBCs की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। देन
स्टार्टिंग में क्या हो सकता है, मुझे एनीमिया हो सकता है, और अल्टीमेटली क्या होगा, इट मे लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो अगर ये आपको लॉजिक समझ में आया है तो इससे रिलेटेड अब एक डिजीज का नाम आएगा यहां पे, इसकी थ्योरी पढ़ के देखना, बिल्कुल सिंपल समझ में आएगी आपको, अगर आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो। ठीक है, एक डिजीज का नाम है, उसको बोलते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। एरिथ्रोसाइट से एरिथ्रो लिया हमने, मतलब आरबीसी की बात हो रही है। ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाएगी उसकी, फिटेलिस मतलब फीटस के अंदर। ठीक है, सो एरिथ्रो इट इज रिलेटेड विद आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन, और ये हम बात कर रहे हैं फीटस की। इस डिजीज का दूसरा नाम और है जिसको बोलते हैं हम हीमोलिटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न, HDN। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, नीट में पूछा जा सकता है ये वाली चीज़। तो ये इस डिजीज के अंदर एक्चुअली में होता क्या है कि एक मदर है, मदर थी RH नेगेटिव। ठीक है, इसकी शादी हुई एक हस्बैंड से, तो ये हम इसको यहाँ पे फादर लिख रहे हैं, वो था RH पॉजिटिव। ठीक है, तो मदर का RH नेगेटिव है, तो इसके अंदर तो RH एंटीजन नहीं है, पर फादर के अंदर था। इनसे जब एक बच्चा पैदा होगा तो उस फीटस के अंदर, अभी पैदा नहीं हुआ है, बर्थ नहीं हुआ है, उस फीटस के अंदर वो एंटीजन आ गया। क्यों आ गया? बिकॉज ऑफ फादर के अंदर वो एंटीजन प्रेजेंट था, तो यहाँ पे भी आ गया। मदर के अंदर नहीं था, बच्चे के अंदर आ रहा है। ठीक है, जब वो बच्चा वूम के अंदर है, फीटस डेवलपमेंट स्टेज में है। तो अब देखो, जो उसकी फर्स्ट जो ये चाइल्ड होगा, जब इसका डेवलपमेंट हो रहा है, देन द ब्लड ऑफ दिस मदर इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड ऑफ फीटस। दोनों के ब्लड किसके थ्रू मिक्स नहीं होते? प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, तो प्लेसेंटा वो क्या बना के रखता है? सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मदर्स ब्लड डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद फीटस ब्लड ड्यू टू प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा क्या है? वो एक टिश्यू है, बैरियर बना के रखता है दोनों ब्लड के बीच में, पर दोनों ब्लड के बीच में एंटीजन को तो नहीं जाने दे रहा है, पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो होती है वहाँ पे। तो उस प्लेसेंटा की वजह से फर्स्ट चाइल्ड के टाइम पे मदर का और फीटस का ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो रहा है, तो डिलीवरी हो जाती है नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल बर्थ। बट बर्थ के टाइम पे देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी दैट द मदर ब्लड कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद फीटस ब्लड। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होती है, तो उस टाइम पे तो यहाँ पे बच्चे का बर्थ नॉर्मल हो गया है। ठीक है, नॉर्मल बर्थ, बट पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ मदर्स RH नेगेटिव ब्लड with
फीटल RH पॉजिटिव ब्लड। तो अब क्या होगा, पहले बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी सेकंड डिलीवरी के अंदर। तो सेकंड जो बच्चा अगर इसका हुआ, सेकंड प्रेगनेंसी, तो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो गया कि मदर का ब्लड जो था RH नेगेटिव वो कांटेक्ट में आ चुका था फीटस के ब्लड के साथ। तो अब मदर की ब्लड ने, सो ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी मदर्स ब्लड हैव फॉर्म्ड anti-RH एंटीबॉडीज, कि जो फीटस के ब्लड के अंदर एंटीजन था RH एंटीजन, उस एंटीजन के अगेंस्ट मदर के ब्लड ने एंटीबॉडीज बना ली हैं, ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज जो बन गई हैं, ये क्या करेंगी, जो आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है उसके अंदर जो फीटस है उसको उसके ब्लड के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। तो इसको आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ so now anti-RH antibodies can react with anti-RH एंटीबॉडीज किसके अंदर है, मदर के अंदर, ठीक है। सो नाउ anti-RH एंटीबॉडीज ऑफ मदर्स ब्लड लिख देता हूँ मैं, चलो पूरा ही लाइन लिख देते हैं। anti-RH एंटीबॉडीज ऑफ मदर्स ब्लड reacts with फीटल ब्लड, और फीटस ब्लड के अंदर क्या है, RH एंटीबॉडी, RH एंटीजन है, मदर के अंदर क्या है, anti-RH एंटीबॉडीज हैं। तो दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगी, उसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटल RBCs। फीटस के अंदर जो RBC थी वो डिस्ट्रैक्ट हो गई है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इट मे लीड टू एनीमिया। एनीमिया मतलब जब आपकी RBC का नंबर डाउन हो जाता है तो एनीमिया बोलते हैं उसको। सो इट मे लीड टू एनीमिया और डेथ ऑफ द फीटस। तो जो सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर के वूम के अंदर जो फीटस था, उस फीटस की डेथ हो जाएगी। और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, RBC थी जो फीटस के अंदर वो डिस्ट्रक्ट हो गई। अल्टीमेटली वहीं पे आ गए हम, डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटल RBC, और उसकी वजह से एनीमिया होगा स्टार्टिंग, और उसके बाद डेथ हो जाएगी। सो ये चीज़ होती है हरदम सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे। फर्स्ट वाली के अंदर टाइम पे नहीं हुई। फर्स्ट वाली टाइम के अंदर क्या हुआ, कांटेक्ट में आया और उसकी वजह से मदर के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज बनी, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक को आप ध्यान से देखना, एक बार पढ़ना आप, ठीक है, आपको ईजिली आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन इसमें कहाँ कहाँ से बन सकते हैं नीट में, या तो डायरेक्टली ये पूछेगा HDN क्या चीज़ है, ठीक है, या ये पूछ सकता है कि वो सेकंड प्रेगनेंसी में ही क्यों हुआ, ठीक है, फर्स्ट में क्यों नहीं हुआ। तो लॉजिक आपके पास है कि फर्स्ट के टाइम पे तो उसके पास, मदर के पास एंटीबॉडीज़ थी नहीं, तो वो तो जब फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे जब क्लोज कांटेक्ट हुआ दोनों ब्लड का, तब बनी है उसके अंदर, ठीक है। तो यह आपका दूसरा ब्लड ग्रुप था। इस ब्लड ग्रुप के अलावा, एंटीजन के अलावा और भी 30 टाइप्स के होते हैं एंटीजन अराउंड ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, स्टार लगा दिया। अराउंड 30 टाइप्स ऑफ एंटीजेंस,
आर प्रेजेंट, तो हम सब की बात नहीं करते। सो उसके बेसिस पे एक ब्लड ग्रुप सिस्टम और है, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते हैं उसको, ब्लड ग्रुप सिस्टम। हमारा एबीओ है, एक एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपके एंटीजेंस हैं, तो हम सब की डिटेल में बात नहीं करेंगे यहाँ पे, जो सिलेबस में हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। So next topic which is related to this is blood coagulation। अभी तक सारी चीज़ ब्लड की चल रही है हमारी स्टडीज। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड कोएगुलेशन या क्लोटिंग। सो इस टॉपिक के अंदर क्या है, ब्लड क्लोटिंग क्या होती है हमें सबको पता है, बचपन से छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ब्लड क्लोट हो जाना उसको ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोएगुलेशन बोलते हैं। तो ब्लड कोएगुलेशन का एक्चुअली में प्रोसीजर है क्या, वो स्टार्ट करते हैं हम। कि जैसे मान लो जब भी हमें कोई चोट लगी, टिश्यू हमारा इंजर्ड होगा, तो एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता रहा हूँ मैं पूरा का पूरा प्रोसेस। सो इंजर्ड टिश्यू it will release थ्रोम्बोप्लास्टिन, नाम याद रखना है आपने, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये क्या है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब एक प्रोटीन है जिसके साइड चेन में कोई कार्बोहाइड्रेट की चेन है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। दूसरा, जैसे ही इंजरी हुई उसी टाइम पे जो ब्लड प्लेटलेट होंगी आपकी, दे विल डिसइंटीग्रेट ब्लड प्लेटलेट, दे विल डिसइंटीग्रेट एंड रिलीज, डिसइंटीग्रेट एंड रिलीज प्लेटलेट फैक्टर 3, या फिर हम इसको बोल देते हैं प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये एक आपका ग्लाइकोलिपिड नहीं, लाइपोप्रोटीन है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स प्लस प्रोटीन। देखो यहाँ पे भी थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ पे भी थ्रोम्बोप्लास्टिन, पर ये प्लेटलेट वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये टिश्यू वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन है। इसका दूसरा नाम प्लेटलेट फैक्टर 3 है। अभी तक सिंपल है। अब इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, यहाँ पे भी कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट है। दे विल फॉर्म an enzyme named as prothrombinase, या एनसीईआरटी में इसका दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। एनसीईआरटी में आपका ये वाला नाम नहीं दिया होगा, उसमें ये दिया हुआ है थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है बेटा। तो जो थ्रोम्बोकाइनेज था वो क्या करेगा, इट विल इनएक्टिवेट हिपेरिन। तो हिपेरिन क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये आएगी, हिपेरिन क्या होता है, ये एक हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल एंटी कोएगुलेंट होता है। एंटी कोएगुलेंट मतलब ऐसा प्रोटीन जो हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसको क्लोटिंग नहीं होने देता। तो जो नहीं होने देगा उसको क्या बोलेंगे हम, एंटी कोएगुलेंट। तो दिस इज ए एंटी कोएगुलेंट। देखो जब तक हमारी बॉडी में एंटी कोएगुलेंट होगा, ब्लड फ्लो करता रहेगा, जमेगा ही नहीं। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, जब चोट लगी
खून निकलना बाहर स्टार्ट हुआ तो उसने सबसे पहले हेपेरिन को ही इनएक्टिवेट करना है ताकि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प हो सके। जब तक ये रहेगा हेपेरिन तब तक क्लॉटिंग पॉसिबल नहीं है। तो थ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, इट विल एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, एक इनएक्टिव प्रोटीन है, इसको कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में और ये हो गया आपका एक्टिव। अब ये प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आया, इट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। इन प्लाज्मा ब्लड का प्लाज्मा जो है उसके अंदर प्रेजेंट है, पर ये सिक्रीट किसने किया, लीवर ने। लीवर सिक्रीट्स प्रोथ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर विटामिन के नहीं होगा तो आपका लीवर जो है वो प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा ही नहीं, और अगर ये नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकती। ये जो प्रोथ्रोम्बिन बनाया था लीवर ने वो आया ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये अभी भी इनएक्टिव है, दिस विल बी एक्टिवेटेड बाय थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिन। नाउ दिस थ्रोम्बिन विल एक्टिवेट फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। फिब्रिनोजन क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, उसकी डीप पॉलीमराइजेशन, मतलब अगर हम पॉलीमराइजेशन होता है बहुत सारी यूनिट्स को जोड़ दें हम, और डीपॉलीमराइजेशन मतलब सारी यूनिट्स को हम अलग अलग करके सिंगल यूनिट मोनोमर यूनिट बना दें। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, डीपॉलीमराइजेशन। तो फिब्रिन बन गया। अब उस फिब्रिन का, ये लॉन्ग फाइबर्स हो गए फिब्रिन के, ठीक है, लॉन्ग फाइबर्स। नाउ दिस फिब्रिन फाइबर्स प्लस ब्लड सेल्स, these will form blood clot, और यही तो हमने करवाना था, ठीक है, हमने ब्लड क्लॉट बनवाना था। तो जब फिब्रिन प्लस ब्लड सेल्स दोनों आपस में ज्वाइन होंगे, इस फिब्रिन के जो मोनोमर यूनिट थे, लॉन्ग फाइबर्स थे, वो दोबारा पॉलीमराइजेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हुआ था डीपॉलीमराइजेशन, 10 धागे थे हमारे पास, 10 के 10 हमने अलग अलग कर दिए, सिंगल सिंगल धागा। अब उन सिंगल सिंगल धागों के बीच में हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह फंसा दी हैं, तो वो ब्लड सेल्स आ गई, तो वो दोनों ने मिला के बना दिया ब्लड क्लॉट। तो ब्लड क्लॉट जब होता है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको देखा होगा येलोइश कलर का एक वो आता है, फ्लूइड बाहर आता है, दैट फ्लूइड इज सीरम। सीरम हमने पहले ही बात करी थी। सीरम क्या है, ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स माइनस ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स तो यहाँ पे उलझ गई थी सारी की सारी, इसके साथ यूज होगी, तो बचा क्या, प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से भी क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह फिब्रिनोजन वगैरह हटा दिया तो बच गया आपका सीरम। तो वो जो येलोइश कलर का जो फ्लूइड निकलता है वो निकलता है आपका सीरम, और उसी की फिर बाद में क्या हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है वो, और उसको बोल देते हैं डार्क ब्राउन स्कम, ठीक है। तो वो आपका ब्लड क्लॉटिंग हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जब ये थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट होगा, ठीक है, ये दोनों इसको एक्टिवेट करेंगे थ्रोम्बोकाइनेज को, तो यहाँ पे एक पूरी की पूरी चेन रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं कैस्केड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, नीट में पूछा जा सकता है, ध्यान से देखना। थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करने के लिए एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं जिसके अंदर डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज होते हैं। तो टोटल उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कैस्केड थ्योरी। कैस्केड थ्योरी ने बताया था कि एक्चुअली में यहाँ पे 13 फैक्टर यूज होते हैं। सो कैस्केड थ्योरी जो है
उसने बोला कि देर आर 13 फैक्टर्स विच आर यूटिलाइज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। अब उन 13 फैक्टर में से इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं? पहली बात तो 13 हैं, पर इसके अंदर कोई भी 6th नंबर का फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब नीट में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन सा फैक्टर एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता? फैक्टर नंबर 6। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। तो एक्सेप्ट फैक्टर 6 नंबर का फैक्टर जो है वो नहीं होता। तो 13 तक लगातार होते हैं, पर छठा नंबर का कोई होता नहीं, वो हाइपोथेटिकल है। तो इसके अंदर जो मेन फैक्टर हैं वो कौन से हैं? फैक्टर नंबर और उसका सिनोनिम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फैक्टर नंबर 8, जहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, मैं उसका नाम लिखूँगा सिर्फ। इसको बोलते हैं हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, ठीक है। फिर फैक्टर नंबर 9, इसको बोलेंगे हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए या क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस ट्री वाला क्रिसमस फैक्टर। थोड़ा ध्यान से देखना है ये वाला पॉइंट, ठीक है, नीट के रिगार्डिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है 10वां फैक्टर। 10वां फैक्टर है आपका एक मिनट, मैं याद नहीं रहता मुझे भी, मैं थोड़ा सा क्रैमिंग पार्ट थोड़ा कम है मेरा भी। स्टुअर्ट फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर। फिर 11वां नंबर जो है वो सेम है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। पहले 8 नंबर बी था, 9 नंबर ए था, उसके बाद 10वां छोड़ देना है, 11वां नंबर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नंबर सी, बी ए सी, 8 9 11, ठीक है। और एक 12वां भी है, इसको बोलते हैं हम हेगमैन और ग्लास फैक्टर, ठीक है बेटा। ये कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या हैं एक्चुअली? दीज आर क्लोटिंग प्रोटीन्स, क्लोटिंग फैक्टर्स जो यूटिलाइज होंगे आपकी ब्लड कोएगुलेशन के टाइम पे। अगर इनमें से कोई एक भी मिस होता है तो आपकी यहाँ पे जो कैस्केड है, कैस्केड होता है इंटरलिंक्ड, कि जैसे ये भी एक छोटा सा कैस्केड है कि इसको एक्टिवेट किसने किया, इसको एक्टिवेट, यहाँ से इनएक्टिव था, एक्टिवेट हुआ, किसकी वजह से? इसकी वजह से। फिर ये जो बना इसने किसी और को एक्टिवेट किया, तो ये भी क्या है? कैस्केड है। सो ऐसे ही कैस्केड में टोटल 13 फैक्टर्स हैं। आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। पूरी थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में आए भी आपको तो डायरेक्टली ये बना दो, ठीक है। इससे रिलेटेड एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ कि जो हम ब्लड बैंक जो होते हैं हमारे ब्लड बैंक्स, उसके अंदर ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता? वो ब्लड के सैंपल ले जाते हैं, उस पाउच के अंदर ब्लड होता है, तो उसके अंदर क्लॉट क्यों नहीं होता है? वो क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, एंटीकोएगुलेंट्स। दीज एक एग्जाम्पल है उसका EDTA, इथाइलिन डाइअमीनो टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट लिख दो या एसिटिक एसिड लिख दो, एक ही बात होती है। सो इसकी वजह से ब्लड बैंक के अंदर जो है वो ब्लड नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बैंक के अंदर, ठीक है। दूसरा, अगर किसी हम टेस्ट ट्यूब के अंदर, आपने देखा होगा कि जब हम लैब के अंदर गए, टेस्ट ट्यूब में हमारा वो सिरिंज से हमारा ब्लड निकालते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में रख देते हैं,
तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्यों नहीं क्लोट होता? क्या पता उसका टेस्ट उसने 24 घंटे के बाद करना हो, पर ब्लड क्लोटिंग हमारी मैक्सिमम 6 घंटे में हो जाती है, मोस्टली 2 से 6 घंटे के बीच में। तो टेस्ट ट्यूब में क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इसके अंदर क्या डालते हैं, सिट्रेट और ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स होते हैं इसके पास, ठीक है। जब हमने ये डाल दिए तो ये क्या करेंगे, ये कैल्शियम आयन के साथ बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। कैल्शियम के साथ बाइंड करके इन्होंने क्या बनाया, कैल्शियम सिट्रेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। तो जब ये कंपाउंड बन गया तो आपका कैल्शियम तो ख़त्म हो गया, और हमने यहाँ पे देखो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट थी, तो जो कैल्शियम ब्लड क्लोटिंग में ज़रूरत थी उसी को हमने यूटिलाइज करवा दिया, उसका हमने ऑक्जेलेट या सिट्रेट बनवा दिया, ठीक है। तो आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ब्लड है वो क्लोट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। फिर एक हेपरिन जो है उसका मैंने बता दिया। हेपरिन जो है वो नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है, हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है नीट वगैरह से रिलेटेड। एक और पॉइंट है कि भाई एक हिरुडिन होता है, HERUDIN, हिरुडिन। दिस इज ए एंटीकोएगुलेंट विच इज प्रेजेंट इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ लीच। जोंक होती है, खून चूसती है जोंक, ठीक है। तो लीच के अंदर ये होता है एंटीकोएगुलेंट हिरुडिन। दिस इज एंटीकोएगुलेंट इन सलाइवा ऑफ लीच, क्योंकि लीच ने तो खून पीना है, और अगर वो खून ही क्लोट हो जाए मतलब होस्ट की बॉडी से बाहर आते ही, तो फिर उसके लिए तो काम का नहीं रहेगा, तो उसको लिक्विड फॉर्म में ही रखना है पीने के लिए। तो वो कौन करेगा, हिरुडिन काम करता है। एक और पॉइंट है ट्रिप्सिन। ये एक एंजाइम है, पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन, पेनक्रियास से निकलता है। ये एंजाइम क्या करेगा, जो आपको कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म, उन कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर उन्होंने ब्लड सक किया। मान लो शेर है, शेर ने मांस भी खाया, खून भी पिया, अब वो खून को डाइजेस्ट कैसे करना है, तो क्या करेगा, ये जो फिब्रिनोजन होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, जिसका भी ब्लड उसने पिया, उस फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा कौन, ट्रिप्सिन। तो जो काम यहाँ पे थ्रोम्बिन कर रहा था वो अब यहाँ पे कार्निवोरस एनिमल के अंदर कौन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा, और उसी की वजह से इसका फाइनली डाइजेशन कंप्लीट होगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड आपके, जो मैंने इंक्लूड किए हैं अलग अलग बुक से। अब लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो ऑलरेडी वो कवर हो चुका है, एक आधा पॉइंट आएगा नया बस उसमें, फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड, तो बहुत सारे फंक्शन हैं। ब्लड की वजह से हमें इम्यूनिटी मिलती है, क्यों, कैसे, क्योंकि ब्लड के अंदर WBC है, WBC के अंदर लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, ठीक है। ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा अब। ब्लड की वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है, चाहे O2 का हो चाहे CO2 का हो। हमने 3rd चैप्टर में क्या था, रेस्पिरेशन वाले में, नहीं, चैप्टर नंबर 17 में। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट थ्रू किडनी। तो जो किडनी तक हमारे पूरी बॉडी का जो वेस्ट है, किडनी तक कौन लेके गया, ब्लड लेके गया, और किडनी में ही उसकी फिल्ट्रेशन हुई, तभी यूरिन बनेगा। नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे ब्लड से बाहर निकल गया, ब्लड जो प्योरीफाई रह गया वो वापस फ्लो कर गया आपका बॉडी के अंदर वापस से। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में भी काम करता है।
पीएच मेंटेन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कैसे? आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, विलाई स्ट्रक्चर मैंने बताया था, विलाई के बाहर की तरफ वहाँ पे डाइजेशन हुआ तो विलाई ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पार्ट है, ग्लूकोज प्लस अमाइनो एसिड, वो पार्ट जो है वो डायरेक्टली आपका ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है और थ्रू ब्लड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, जहाँ जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स, ये पॉइंट भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। ये पॉइंट आपका प्लाज्मा के फंक्शन में भी आया था, ठीक है। सो ब्लड और प्लाज्मा के फंक्शन ऑलमोस्ट सेम होंगे, एक्सेप्ट जैसे ये कहाँ गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, क्योंकि वो तो हीमोग्लोबिन ने करना है और हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट है, आरबीसी में प्रेजेंट है। तो कुछ प्लाज्मा के मोस्टली फंक्शन जो है आपके वो सारे ब्लड के अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लड जो है वो एक बड़ी टर्म है एज कंपेयर टू प्लाज्मा। तो बेटा ये आपका जितना भी टॉपिक रिलेटेड टू ब्लड हो सकता था वो सारा मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थर्ड वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो मैंने ये यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में डिस्प्ले करवाई, ये मुझे खुद भी याद नहीं होती थी जनरली। तो हर चीज़ की एक ट्रिक बना लो बस अपनी। हमने थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा सा कम और हर चीज़ को ऐसे नोट्स की फॉर्म में बनाओ तो आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जब तक नहीं बनती है तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।